हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद अजय सर क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा प्याजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, इन तीनों के द्वारा जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं सारे सिद्धांतों को हम डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस सेशन में। ठीक है गाइज, तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपको एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना पड़ेगा और एक भी प्रश्न गलत होने के चांस नहीं होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलेंगे बिना देरी किए हुए थ्योरी की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ प्याजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की। ठीक है, इनके सिद्धांतों को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीन प्याजे, देख लीजिए, ये हमारे हैं जीन प्याजे जी। जीन प्याजे जी कहाँ से संबंधित है, इनका थोड़ा सा पहले हम लोग परिचय डिस्कस कर लेते हैं। जीन प्याजे, ठीक है, इनका जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे ये। और मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु उनकी हुई थी 1980 में, 94 वर्ष की अवस्था में। पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव जीवन का अध्ययन किया, जिससे ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में क्रांति आई। और ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन पियाजे ने ही किया था। मनोविज्ञान के क्षेत्र में पियाजे को तृतीय शक्ति या थर्ड फोर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे हम लोग देखेंगे आगे पियाजे के सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से पहले उनके कुछ सिद्धांतों का हम लोग देख लेंगे। जैसे पियाजे जी ने दिया ने निर्माण और खोज। ठीक है, ये भी पियाजे जी के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, निर्माण और खोज, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंशन। इसमें क्या है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इसमें दिया। प्रत्येक बालक, ठीक है, निर्माण और खोज में प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धता पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं। ठीक है गाइज, जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, और पियाजे का विचार है कि संज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के वस्तुओं को, ठीक है, एक 4 साल का बालक है, अगर वो भिन्न भिन्न आकार के वस्तुओं को क्या करता है तो एक क्रम में पहली बार में ही क्या करता है, क्रम में लगा देता है, तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। ठीक है, 4 साल का बालक है, अगर पहली बार में ही भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं को, जैसे छोटे से बड़े वस्तुओं को अगर वो क्रम से लगा देता है तो ये माना जाएगा कि उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित यह क्रिया है। ठीक है, और दूसरा इसमें दिया है कार्य क्रिया का अर्जन, इक्वेशन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ऑपरेशन, इसमें क्या है देख लेते थोड़ा सा। एक होता है सात्मीकरण, ठीक है, और दूसरा होता है व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। सात्मीकरण, एसिमिलेशन, ये क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बालक में उपस्थित विचार में
किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना क्या कहलाता है? सात्मीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है किसी पूर्व विचार में। ठीक है, बालक के किसी भी पूर्व विचार में नए विचार का समावेश हो जाना कहलाता है सात्मीकरण या आत्मसातीकरण, इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। देख लेते इसमें क्या है। व्यवस्थापन का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थापन का अर्थ होता है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना। ठीक है, किसी नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना ही व्यवस्थापन होता है, या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना। ऐसे आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, बालकों में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वह नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। मानसिक वृद्धि में सात्मीकरण और व्यवस्थापन में उपस्थित अथवा उत्पन्न तनाव का हल निहित होता है। किसमें? तो मानसिक वृद्धि में। नेक्स्ट देख लेते क्या है, क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। ठीक है, क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं, इसको प्याजे जी ने 4 भागों में डिवाइड किया है। प्याजे ने विकास की 4 मुख्य अवस्थाओं का वर्णन किया, जिसमें पहला हमारा है संवेदी पेशी अवस्था। पहला कौन सा अवस्था है गाइज? तो संवेदी पेशी अवस्था देख लेंगे आप। संवेदी पेशी अवस्था के भी 6 पार्ट हैं। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था के भी 6 पार्ट होते हैं। आप लोगों ने बहुत कम जगह देखा होगा या आपको बहुत कम जगह ऐसा पढ़ने को मिलेगा जो कि संवेदी पेशी अवस्था में 6 पार्ट देखने को मिलेंगे आपको, या कोई शायद ही पढ़ाएगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी अवस्थाएं होती है सेंसरी मोटर में। ठीक है, सेंसरी मोटर पीरियड में पहला होता है प्रतिवर्त क्रियाएं। ठीक है, इसकी जो आयु होती है 1 माह से 3 माह तक ये चलता है। ठीक है, दूसरा है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। इसकी आयु क्या होती है? तो इसकी आयु होती है ये 4 माह से 6 माह तक की अवस्था होती है। कितने माह से? 4 माह से 6 माह तक की अवस्था होती है। और तीसरी हमारी है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। इसकी अवस्था कितनी होती है? आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु होती है, याद रखेंगे आप लोग, गौड़ प्रमुख वृत्तीय प्रतिवर्त वृत्त क्रियाएं, प्रमुख वृत्तीय क्रियाएं और गौड़ वृत्तीय क्रियाएं। ठीक है, तो पहला मैंने बताया जन्म से 1 माह तक, सॉरी ये है जन्म से 1 माह तक, थोड़ा सा गलत हो गया, 1 माह तक। ठीक है, ये है जन्म से 1 माह तक, और ये है 1 माह से 3 माह तक, और ये है 3 माह से कितना? तो 6 माह तक, या 4 माह से 6 माह तक, ऐसा आप बोल सकते हैं। और चौथा है गौड़ प्रतिक्रियाओं का समन्वय। ठीक है, इसकी अवस्था जो होती है 7 माह से 10 माह तक होती है। 6वें माह से शुरू होती है, मतलब 7वें माह से 10वें माह तक होती है। और 5वें नंबर का है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं ये होती है 11 माह से कितने माह तक? 18 माह तक। और लास्ट हमारा जो अंतिम अवस्था जिसे बोला जाता है फाइनल स्टेज ऑफ द पीरियड, ये अवस्था लगभग 18 माह से या 19 माह से 24 माह तक चलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। इसके आगे हमारा था, जैसे पहला हो गया संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था में 6 पार्ट आप लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या देखेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या क्या है तो देख लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग इसी के अवस्था में आ जाते हैं पूर्व वैचारिक अवस्था या अंतदर्शी अवस्था। 2 पार्ट इसमें हो जाते हैं। तो देख लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या है, आप लोग समझेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। प्री ऑपरेशनल पीरियड, इसकी जो आयु होती है 2 से 7 ईयर होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। क्या कहता है? जो उसके परिवेश की वस्तुएं होती हैं, ठीक है, किसी कोई भी वस्तु हो गया या कोई इंसान ही हो गया। मैं आपको बताया था जैसे घर के परिवार के सदस्यों के पास बच्चा चला जाता है, लेकिन कोई बड़ा आता है तो उनके पास डरता है जाने से या रोने लगता है, तो विभेद करने लगता है, पहचान करने लगता है, अंतर करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। अर्जन जो होता है वो
तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। ठीक है, वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है और बच्चों में वस्तु अस्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है। वस्तु अस्थायित्व मैंने क्या बताया था कि जैसे आप बच्चे आप फ़ोन लेकर अब खेल रहा है, ठीक है, अगर आप उसे छीन लेते हैं और ऐसा कहते हैं कि बेटा फ़ोन तो गायब हो गया, फ़ोन भूत ले गया, फ़ोन चोरी हो गया, आसमान में उड़ गया, तो बच्चा रोने लगता है। वो जानता है कि फ़ोन कहीं भी नहीं गया है, फ़ोन आपके द्वारा छिपाया गया है। जब तक आप उसे फ़ोन नहीं देते तब तक वो रोने लगता है। इसी को बोला जाता है वस्तु अस्थायित्व, क्योंकि वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे में आ जाता है। ठीक है, पता है उसको कि फ़ोन कहीं भी नहीं गायब हुआ है, फ़ोन यहीं कहीं पे भी है, आपके द्वारा छिपाया गया है। इस अवस्था में ये सब चीज़ें होती हैं। और तीसरा हमारा है, ठीक है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है गाइज। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड है, इसकी जो आयु होती है वो होती है कितनी, तो 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 ईयर इसकी आयु होती है। और इस अवस्था की मुख्य बातें क्या क्या होती है मैं बता दे रहा हूँ। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने और वर्गीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, इसके पूर्व की अवस्था में वो करने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये शुरू हो जाती है और ठोस संक्रियात्मक अवस्था में पूरी तरह से विकसित हो जाती है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। और इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है किसमें, लंबाई, भार, अंक की आदि जो प्रत्यय हैं वो क्या होते हैं कि तो अस्थाई होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें भाषा का पूर्ण विकास बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। ठीक है, और बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को भी सीख लेता है। ठीक है, पर्यावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ अनुकूलन करने के लिए, समायोजन के लिए अन्य नियमों को भी सीख लेता है। और चौथा जो हमारा वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। इसमें क्या क्या होता है, इसकी आयु होती है 11 से 15 ईयर, 11 से 15 वर्ष या 16 वर्ष आपको कहीं की मिल जाएगा। ठीक है, यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। ठीक है, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, तो अमूर्त चिंतन। इस अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है, अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और इस अवस्था में ठीक है, एक मिनट, इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता मतलब कम्युनिकेशन स्थापित करना या विकास इसका एक ऊंचाई पर, एक लेवल पर हो जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से ये अच्छे प्रकार से संप्रेषण कर सकता है, बातचीत कर सकता है, अपनी बातों का प्रभाव उस पर दिखा सकता है। ठीक है, और इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। और बालक वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का बालक में विकास हो जाता है। ठीक है, और जिन बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन नीचा होता है यानी कम होता है, उनका शिक्षण स्तर भी कम होता है। ठीक है, और जिन बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक या चिंतन स्तर ऊंचा होता है, उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे जीन पियाजे जी हैं स्विट्जरलैंड के, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास दिया था और अन्य इन्होंने सिद्धांत दिए थे, आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, इसमें अवस्थाएं 4 दी गई जो मैंने बताया। इनकी आयु आपको पता ही है, देख लेते हैं विशेषताएं क्या क्या होती हैं किन किन आयु में। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। संवेदी प्रेरक, ठीक है, सेंसरी मोटर, इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता क्या क्या होती है, आयु तो आपको पता ही है। शिशु संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है गाइस। ठीक है, क्या करता है,
शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। मतलब हाथ पैर को हिलाता है, सर को हिलाता है, कमर को हिलाता है और इन सारी क्रियाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संसार का अन्वेषण करता है, यानी खोज करता है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आपको पता है 2 से 7 वर्ष। प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है। ठीक है, मैंने बताया कि वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को भी समन्वित नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है। ठीक है, या ठोस संक्रियात्मक भी इसे बोला जाता है, ठोस या मूर्त। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्कना कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। ठीक है, वर्गीकरण कर सकता है। वस्तुओं की मानसिक प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक, इसमें देख लेते हैं किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। ठीक है, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं, बहुत सारी बातें अपने दिमाग में सोचने लगते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि किशोरावस्था में ऐसी जो बातें होती हैं, ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं किशोर के अंदर। ठीक है, किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होने लगते हैं। ये भी आप लोग याद करेंगे। ठीक है, इसमें शाब्दिक परिकल्पना, आदर्शनात्मक चिंतन, दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करना और अनौपचारिक संबंध, इस प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं, यह क्षमता उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जीन पियाजे जी का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो आप लोग सिर्फ जानते थे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, अब आप यहाँ पे देखेंगे जीन पियाजे जी ने जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं। जीन पियाजे जी ने नैतिक विकास के 2 सिद्धांत दिए हैं, एक है परायात नैतिकता की अवस्था और दूसरा है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ठीक है, परायत है ये, एक है परायत नैतिकता की अवस्था और दूसरा है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ठीक है, तो मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूँ आपको अच्छे से, आप एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले परायत नैतिकता की अवस्था। इसमें क्या क्या है, परायत नैतिकता की अवस्था जो होती है 4 से 7 वर्ष, याद रखेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या दिया गया है। बच्चे नैतिक मुद्दों के बारे में किस तरह से सोचते हैं, इस विषय में पियाजे ने 4 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों का अवलोकन और क्या किया, इंटरव्यू लिया इन्होंने, और उन्होंने पाया कि जब बच्चे नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो वे 2 अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, जिसमें पहला है परायत नैतिकता की अवस्था 4 से 7 वर्ष और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था जो है 7 से 10 वर्ष। ठीक है, या आगे मैं थोड़ा सा बता दूंगा, इसमें आप कंफ्यूज हो रहेंगे 10 है कि 12 है, मैं बता देता हूँ। 4 से 7 वर्ष, पहले वाले में 4 से 7 वर्ष में बच्चे बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता दिखाते हैं, जो कि पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांतों की पहली अवस्था है। बच्चे न्याय और नियमों को दुनिया के ना बदलने वाले गुणधर्म मानते हैं, ऐसी चीज़ जो लोगों से के बस से बाहर हो। बच्चे का यह मानना है कि न्याय और जो नियम होते हैं दुनिया के न बदलने वाले गुणधर्म होते हैं। ठीक है, और दूसरा अवस्था है स्वायत्त नैतिकता अवस्था। इसमें क्या होता है, 7 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे नैतिक चिंतन की पहली से दूसरी अवस्था के बीच की एक मिली जुली स्थिति में होते हैं। 10 वर्ष या उससे जुड़े बच्चे स्वायत्तता पर आधारित नैतिकता दिखाते हैं और वो यह बात जान जाते हैं कि नियम और कानून लोगों के बनाए हुए हैं और किसी कार्य का मूल्यांकन करने में वे करने वाले व्यक्ति के इरादों और कार्य के परिणामों के ऊपर भी विचार करते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे बाहरी सत्ता वाली नैतिकता पर होते हैं, वे किसी के व्यवहार के बारे में सही और गलत का निर्णय उस व्यवहार से होने वाले परिणामों को देखकर लेते हैं, न कि व्यवहारकर्ता के उद्देश्यों के आधार पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, पियाजे ने छोटे बच्चों को सुझाया कि वह कंचे से खेल के नए नियम बनाए तो छोटे बच्चों ने मना कर दिया। दूसरी तरफ
बड़े बच्चों ने परिवर्तन को स्वीकारा और पहचाना कि नियम सिर्फ हमारी आसानी के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें बदला जा सकता है। और बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे तुरंत न्याय की धारणा में भी विश्वास करते हैं। ठीक है, नैतिक तर्क को लेकर इस तरह के परिवर्तन कैसे आते हैं? पियाजे मानते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी सोच सामाजिक मुद्दों के बारे में बारीक होती चली जाती है। और पियाजे का मानना ये भी है कि सामाजिक समझ साथियों के साथ आपसी लेन देन से आती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा पियाजे के नैतिक विकास। अब हम लोग देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, नैतिक विकास के जो हमारे प्रमुख विद्वान हैं, प्रमुख मनोवैज्ञानिक है सीडीपी के अंतर्गत, वो है हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग। और लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1927 को और मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1987 को। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका नैतिक विकास के चरण बहुत ही प्रसिद्ध है। वे शिकागो विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग में तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर रहे। ठीक है, जीन पियाजे के नैतिक मुद्दों के सिद्धांत से प्रभावित होकर ही उन्होंने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन क्षेत्र में चुना था। किससे प्रभावित होकर गाइज? तो जीन पियाजे से ही लॉरेंस कोहलबर्ग प्रभावित थे और इन्होंने इनसे प्रभावित होकर नैतिक न्याय को अपने अध्ययन के क्षेत्र में चुना था। ठीक है, ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बालकों के लिए इंटरव्यू से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिष्कृत किया। उन्होंने पाया कि बालक का विकास कुछ निश्चित अवस्थाओं में होता है, जो अवस्थाएं क्या होती हैं? सार्वभौमिक होती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये है हमारे कोहलबर्ग जी, बहुत स्मार्ट है। चलते हैं आगे। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत मैंने कई बार आपको बताया है शॉर्ट में, लेकिन आज हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे। इनका जो पहला अवस्था है नैतिक विकास की, जो पहली अवस्था है वो है प्राक रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसमें इन्होंने दो अवस्थाएं दी है, एक है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ठीक है, शुरू से हम लोग देखेंगे प्राक रूढ़िगत पूर्व परंपरागत नैतिकता स्तर में क्या दिया गया है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं इस अवस्था की आयु क्या है। तो इस अवस्था की आयु है 7 से 10 वर्ष। ठीक है, इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उसके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है, क्या गलत है, इससे संबंधित होता है। यथा जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है, जिसके अंतर्गत दो चरण हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता और साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटल, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, देख लेते हैं पहले वाले में क्या है। बालकों के मन में, पहले वाले में देख लेते हैं, अच्छे से समझेंगे आप लोग। ठीक है, ये पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िगत के अंतर्गत है पहला, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। बहुत बार पूछा गया है। बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव क्या होता है? दंड पर आधारित होता है। ठीक है, जब उन्हें पता होता है कि हमें दंड मिलने वाला है तो वो क्या करते हैं, या तो गलतियों को दोहराते ही नहीं है, या जो गलती वो किए रहते हैं उन्हें सुधार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है और कोहलबर्ग जी का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना होता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसमें क्या है देख लेते हैं, और इसका एक और नाम है। इसका एक और नाम क्या है? तो आत्म अभिरुचि। ठीक है, मैं बता देता हूं इसका दूसरा नाम क्या है, आत्म अभिरुचि।
ठीक है। आत्मरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, क्या है? प्रतिफल अभिमुखता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है, ठीक है। पहले वाले में दंड के वैसे और दूसरे वाले में, मतलब इसी अवस्था का ये दूसरा पार्ट है, इसी अवस्था का दूसरा रूप है ये। सिर्फ इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है और पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चॉकलेट है, मैं बताया था, एक तो इसमें कारण ये हो गया कि जब बड़े बेटे के पास चॉकलेट होता है तो मम्मी बोलती है बेटा छोटे बच्चों को चॉकलेट दे दो, तो वो नहीं देता है। लेकिन जब उसे डांट पड़ती है और ये बोला जाता है कि मार पड़ेगी, तो चॉकलेट छोटे भाई को अपने दे देता है, ठीक है। तो इसका ये कारण पहला है जो कि दंड के कारण ये चॉकलेट देता है, और दूसरे में ये हो जाएगा कि वो जानता है कि मैं अभी चॉकलेट नहीं दूंगा अपने छोटे भाई को, तो आगे से मम्मी मुझे चॉकलेट ला के नहीं देंगी, ठीक है। तो दोनों इसी का रूप है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रूढ़िगत परंपरागत नैतिकता, रूढ़िगत नैतिकता या परंपरागत नैतिकता, ठीक है। स्तर है ये, स्तर नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत या परंपरागत नैतिकता का स्तर। इसकी आयु होती है 10 से 13 वर्ष, ठीक है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके पार्टों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा स्तर है। इस स्तर की अवधि 10 से 13 के मध्य होती है, और इस स्तर पर बालक दूसरों के मानकों को स्वयं में आंतरिकृत कर लेता है, ठीक है। दूसरे को जो मानक होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, उसको क्या करता है, स्वयं में उतार लेता है तथा उनके मानकों के अनुसार ही सही अथवा गलत का निर्णय करता है, ठीक है। बड़ों के अनुसार ही सही और गलत का निर्णय करता है। पहले वाले में दंड एवं अनुपालन, आज्ञा पालन के लिए या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए करता है, और दूसरे वाले में सामने वाले को देखकर, बड़ों को देखकर सही और गलत का निर्णय करता है, ठीक है। इस स्तर पर बालक समझता है कि वे समस्त क्रियाएं सही हैं जिनसे दूसरों की मदद होती है, और इस स्तर के अंतर्गत आने वाली अवस्थाएं दो हैं, उत्तम लड़का और अच्छी लड़की की उन्मुखता, या उत्तम लड़का उत्तम लड़की की उन्मुखता, या अच्छी लड़का अच्छा लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता। कई सारे नाम हैं, बस वर्ड चेंज होते हैं। इंग्लिश में देख लेंगे गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, इसमें क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चे, दूसरों को सम्मान देने की भावना रखते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, और ये भी अपने अंदर विचार रखते हैं कि दूसरे भी हमें क्या करें, कि इज्जत दें या सम्मान दें। और हमारा दूसरा इसमें है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, ठीक है। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा तीसरा है, उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर। क्या है, उत्तर रूढ़िगत स्तर या उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। पहले तो हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसकी जो आयु होती है 13 से ऊपर होती है, ठीक है, 13 वर्ष से ऊपर होती है, याद रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संबंध में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। और इसके दो चरण हैं, एक है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और दूसरा है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है। पहले वाले में देख लेते क्या है, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता में इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, ठीक है। मतलब
देख लीजिए, पूर्व परंपरागत में क्या होता था, पूर्व परंपरागत में बच्चा दंड के लिए या पुरस्कार के लिए बड़ों की बात मानता था। और दूसरा जो अवस्था है परंपरागत, इसमें बड़ों को देखकर, ठीक है, बड़ों को देखकर अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता था या सही या गलत के बारे में सोचता था। और तीसरा अवस्था है, इसमें ना दूसरों को देखकर ना ही दूसरों के डर से, बल्कि स्वयं के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। अपने जो नियम और कानून होते हैं वो समाज पे थोपने की कोशिश करता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। ये यह भी नहीं सोचते कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, जो उन्हें सही लगता है वही करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, वो किसी की ना सुनते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या करेगा, एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो सबसे पहले वो देखेगा कि जीवन बचाना यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है चोरी करने से। ठीक है, और दूसरा हमारा है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें क्या है, इस अवस्था में अंतःकरण की ओर से अग्रसर हो जाती है। अब बच्चे का आचरण दूसरों की प्रतिक्रियाओं या विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना होता है। बात वही है, या तो सामाजिक अनुबंध कर लीजिए या सार्वत्रिक नीति पर। इनमें क्या होते हैं, विचार खुद के ही होते हैं, खुद के विचारों को समाज पर थोपने की कोशिश करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं, जो इनकी अन्य अवस्थाएं हैं। स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना और आधार युक्त आत्मचेतना। ठीक है, अब तक आपने कोहलबर्ग के 3 अवस्थाओं को देखा था जो नैतिक विकास से संबंधित है। इनके सिद्धांत की पूर्व परंपरागत और परंपरागत या उत्तर परंपरागत। अब हम लोग देखेंगे इनके कुछ अन्य सिद्धांत जो है, अन्य नैतिक जो सिद्धांत हैं उनको देखेंगे। ठीक है, स्वकेंद्रित अवस्था को पहले देखते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है, स्वकेंद्रित अवस्था। ठीक है, ठीक है गाइज, तो देख लेते हैं स्वकेंद्रित अवस्था में। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग इस लिंक को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें रखी गई हैं, उन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको पता है, सीटेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, किसी भी प्रकार का टेट हो, सुपर टेट हो, अगर सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी में महत्वपूर्ण है तो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की। आपको पता है सीटेट के सिलेबस में सिर्फ इन्हीं 3 मनोवैज्ञानिकों को दिया गया है। सिलेबस में जो दिखाया गया है सिर्फ इन्हीं 3 मनोवैज्ञानिकों को दिखाया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनके जितने भी सिद्धांत हैं, मुख्य सिद्धांत और गौड़ सिद्धांत, सबको मैंने इसमें मेंशन किया है। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि बहुत मेहनत किया है हमने इसके लिए। आप लोग प्लीज़ शेयर कर देंगे। देख लेंगे स्वकेंद्रित अवस्था में इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। ठीक है गाइज, तो जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट करें वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। दूसरा है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। इसमें क्या है, 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का इस अवस्था से संबंध है। ठीक है, इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जा सकता है, अतः उनसे समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान होता है और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुंचेगी। और तीसरा देख लेते क्या है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिकरण, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और इसमें आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है।
इसमें क्या होता है, यह मेरा आचरण है, मैं ऐसे व्यवहार करता हूँ, इसकी इसे अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। और चौथा है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था होती है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है। जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष प्रकार से की जाती है, बालक विशेष से की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रभाव मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे में होंगे लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की के बारे में देख लेते हैं। लेव, इनका पूरा नाम याद रखें गाइज, लेव सिमकोविच वाइगोस्की। क्या नाम है? लेव सिमकोविच वाइगोस्की। ठीक है, लेव सिमकोविच वाइगोस्की, जिनका जन्म 1896 में हुआ और मृत्यु 1934 में। यह सोवियत रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके द्वारा प्रतिपादित इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन्होंने भाषा को भी महत्वपूर्ण माना है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, और देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, ये है हमारे लेव वाइगोस्की। देख लीजिए, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसमें क्या है मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है, इंट्रापर्सनल अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। समाज में उसके लिए जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका विकास भी वैसे ही होगा। ठीक है, जितना प्रभावशाली एनवायरनमेंट होगा उतना ही प्रभावशाली तरीके से, उतने ही तीव्र तरीके से विकास की जो गति होगी वो तीव्र होगी। वाइगोस्की का सिद्धांत निर्माणवाद पर आधारित एक सिद्धांत है जो बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग करता है और संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। संभाव्य विकास के स्तर मतलब जेडपीजी की यहाँ पे बात की जा रही है, मैं आगे बताऊंगा जेडपीजी के बारे में। इन दोनों स्तरों के बीच के स्तर को वाइगोस्की ने निकट विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे हमारा वाइगोस्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जेडपीजी, इंग्लिश में बोले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप लोगों को मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। यह वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोस्की ने एक संप्रत्यय दिया है जिसका नाम था स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। स्कैफोल्डिंग से हम लोगों ने कल क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? सहारा देना या स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा, इन प्रकार के नामों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क के साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग कहलाती है। या किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अगर वयस्कों के द्वारा थोड़ी सी मदद की जाती है तो बच्चा क्या होता है? पूर्ण रूप से उन प्रश्नों को सॉल्व कर देता है और ये क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता मार्गदर्शन में करता है तो प्रक्रिया सहारा देना या स्कैफोल्डिंग कहलाती है। समझ गए होंगे। और हमारा लास्ट है वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल की भूमिका। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल की क्या भूमिका है देख लेंगे। वाइगोस्की का विकास था कि वाइगोस्की का विश्वास था कि खेल संज्ञानात्मक भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, वाइगोस्की का विश्वास था खेल संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। विकास में खेल के महत्व के बारे में वाइगोस्की का दृष्टिकोण क्या है? तो समन्वयकारी है। मतलब वाइगोस्की का मानना था कि खेल
बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। ठीक है, याद रखेंगे गाइस। खेल में जो कल्पित स्थितियां खड़ी होती हैं वे बच्चे के व्यवहार को एक खास तरह से नियंत्रित करने वाली और दिशा देने वाली प्रथम बाधाएं हैं। खेल व्यवहार को संगठित करता है। ठीक है, खेल से संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, याद रखेंगे पॉइंट। खेल से क्या होता है, तो वाइगोस्की का कहना है कि खेल से संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खेल विकास के सामाजिक, संज्ञानात्मक के अलावा स्कूल संबंधी कौशलों को भी लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कह सकते हैं, उदाहरण के लिए शाब्दिक अभिव्यक्ति जैसे शब्द भंडार, समझ, अवधान की अवधि, कल्पनाशीलता, एकाग्रता, आवेश पर नियंत्रण, जिज्ञासा, ठीक है, क्यूरियोसिटी, समस्या समाधान की ओर से अधिक युक्तियाँ, सहयोग, सहानुभूति, सामूहिक भागीदारी इनमें शामिल है। ठीक है, अधिगम की अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल के दौरान बच्चों के मानसिक कौशल को उच्चतर स्तर पर होती हैं। ठीक है, और वाइगोस्की के अनुसार खेल विकास को 3 तरीके से प्रभावित करते हैं। कितने तरीके से, तो वाइगोस्की के अनुसार खेल विकास को 3 तरीके से प्रभावित करते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से प्रभावित करते हैं, याद रखेंगे। पहला तरीका है, खेल बच्चे के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। दूसरा है, खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। क्या करता है, कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। और तीसरा क्या है, खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक होता है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा जीन प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की के सभी सिद्धांत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, शेयर करना आप लोग ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत किया गया इस वीडियो को बनाने के लिए, और हम आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएं। इसमें इन तीनों जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं इन सबको कवर किया है, अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ आप लोग शेयर कर देंगे अधिक से अधिक दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।